फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पी ब्लॉक में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए सर, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑयल ऑफ विट्रोल। व्हाट इज़ द ऑयल ऑफ विट्रोल, कशिश का तेल किसे कहते हैं। तो डियर देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन, यहाँ पर अगर हम देखें 2FeSO4.7H2O, यहाँ पर ये जो 2FeSO4.7H2O है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। ये यहाँ पर है ग्रीन विट्रोल, इसे हिंदी में कहते हैं हरा कशिश। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन विट्रोल है फेरस सल्फेट, इसका जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, ये देखिए डिस्टिलेशन मीन्स आसवन, जब हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको H2SO4 ऑब्टेंड होता है और उस H2SO4 को ही हम लोग कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। अब ये कैसे होता है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो FeSO4.7H2O है, स्टूडेंट को यहीं पर प्रॉब्लम होती है और ये रिएक्शन में वो मिस्टेक कर देता है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करना सिखाता हूँ, इसको ब्रेक कैसे किया जाएगा। लिसन टू मी। जैसे आप एक काम करें, यहाँ पर ये जो FeSO4 है, इसको आप दो बार कैसे लिख सकते हो। लिसन टू मी, देखिए FeSO4 अगेन FeSO4 लाइक दिस FeSO4, ये दो बार लिख लिया। अब यू नो यहाँ पर 7 2 14H2O है। लिसन टू मी, 7 2 14H2O। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑयल ऑफ विट्रोल H2SO4 होता है ना। तो मैं एक H2O को अलग कर दूंगा और बाकी 13H2O को मैं इस तरह से कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑयल ऑफ विट्रोल यानी कि कशिश का तेल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, लिसन टू मी, ये देखिए यहाँ से H2 और यहाँ से SO4, तो यहाँ से आप इस तरह से ये H2SO4 बाहर कर दीजिए। ये बाहर कर दिया तो सर यही तो है ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल। इसी को हम लोग बोलते हैं कशिश का तेल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यह है कशिश का तेल। अब बाकी आप जरा ध्यान से देखिए, ये 13H2O है। अब आप 13H2O रिमूव कर दो, ये आपने 13H2O रिमूव कर दिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या क्या है। आपके पास यहाँ पर Fe, एक ऑक्सीजन इधर भी है, और यहाँ पर FeSO4 है। तो आपको मैं एक बात बताऊँ कि SO4 का जब भी डिस्टिलेशन करते हैं तो कुछ पार्ट जो है SO2 का हमेशा रिमूव होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिमूव होता है। तो आप एक काम करो, इस SO4 को आप एक काम कर सकते हैं कि इस SO4 को आप ऐसे ब्रेक कर दो SO2 और O2 में, ठीक है। अब धीरे से यहाँ से SO2 को बाहर कर दो, ये आपने SO2 को बाहर कर दिया, ठीक है। अब आप सोचो क्या क्या बचा है। देखिए एक FeA, एक FeA, और ऑक्सीजन कितने बचे डियर, देखो O2 और ये वाला ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Fe2O3। तो देखिए डियर, यहाँ पर हो जाएगा Fe2O3, ये रिमूव हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन आपको मैंने करके बता दिया। अब देखिए, कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द ऑयल ऑफ विट्रोल, देन यू कैन से H2SO4 इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल, यानी कि H2SO4 को हम कशिश का तेल कहते हैं। होता ये है कि पुराने समय में यानी प्राचीन काल में ये जो हरा कशिश है यानी कि फेरस सल्फेट, इसका जब हम आसवन करते थे तो हमको ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता था, इसीलिए हम इसे कहते हैं कशिश का तेल। आप लोग भी सुनिए। देखिए इन एंशियंट डेज यानी कि ओल्ड टाइम में ये जो ग्रीन विट्रोल है, इसका डिस्टिलेशन करने से हमको ये H2SO4 मिलता था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। लिसन टू वंस अगेन, इस रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं H2SO4 इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, यानी कि ये रसायनों का राजा होता है, ठीक है। स्टूडेंट को दो जगह एक और
दो जगह और प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं एक बात आपके सामने रखूं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होता है, तो डियर डाइल्यूट का मतलब होता है यानी कि पतला, और कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा, विस्कस। तो कंसंट्रेटेड जो होता है उसमें कंसंट्रेशन, आप थोड़ा सा याद रखिए कि कंसंट्रेशन से हम डाइल्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप डिस्टिलेशन वाटर मिला दीजिए तो कंसंट्रेट H2SO4 को आप डाइल्यूट H2SO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, व्हाई? वंस अगेन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, व्हाई? देखिए हिंदी में सुने, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह पीले रंग का हो जाता है। फिर से सुनिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह पीले रंग का हो जाता है, क्यों? तो डियर देखिए मैं बताता हूं क्यों होता। यह है, आप लोग जानते भी होंगे कि यहां पर जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, उसका कोई कलर नहीं होता, जस्ट लाइक वाटर, जैसे पानी होता है, उसी तरह से कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का भी कलर होता है ना, यानी कि कलरलेस। यानी आप समझने की कोशिश करो। देखो हम क्या करेंगे, 4HNO3 जिसको कि मैंने कंसंट्रेटेड लिया है, और मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलने की कोशिश करूँ कि डियर ये क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस मीन्स इसका कोई कलर नहीं होता, जस्ट लाइक ए वाटर। लिसन टू मी, क्या होता है, जैसे ही इस पर सनलाइट एक्सपोज होती है ना, सनलाइट इस पर क्या होती है, पड़ती है, वैसे ही ये 4HNO3 जो है डिकम्पोज हो जाता है। अब डिकम्पोज कैसे होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कैसे होता है। डियर रिएक्शन को समझने की कोशिश करो, रटना नहीं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर ये 4HNO3 है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है, देख भाई जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर मोलिक्यूल बनते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, लिसन, ये 4H है आपके पास, तो इसके हाफ क्या होता है, इसका हाफ 2H2O, तो यस यू कैन फॉर्म 2H2O, ये 2H2O आपने बना दिए। अब ये देखिए यहाँ से 4H ये निकल गए, हाउ मेनी ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन भी निकल चुका है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है डियर, लिसन टू मी, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, जिसमें से 2 चले गए। अब कितने बचे डियर, आपको पता होगा, अब 10 बचे हैं इसके पास। तो सुनो, होता यह है कि जितने हम HNO3 लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। आपने कितने लिए डियर, 4HNO3 लिए, तो बस अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लस 4NO2 बना दो, बना दिया। अब देखिए 4 2 जा कितना 8, अब कितना ऑक्सीजन बचा, ओनली 2, देन यू कैन राइट हियर 2। ये देखिए, अब लिसन टू मी, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको आप नाइट्रोजन परऑक्साइड भी बोल सकते हो, और ये जो कलर होता है इसका येलो, यानी ये पीले रंग का होता है। तो आप समझने की कोशिश करो कि जो नाइट्रिक एसिड है ये तो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में ये HNO3 डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसीलिए ये येलो हो जाता है, ठीक है? इसीलिए ये हमको पीले रंग का दिखाई देता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, देखिए, व्हाट इज द लाफिंग गैस? इसी को हम लोग बोलते हैं हास्य गैस। ये लाफिंग गैस क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं? तो देखिए हम लेते हैं यहाँ पर NH4NO3, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए जो आपके सामने अमोनियम नाइट्रेट है, इसको क्या किया जाता है डियर, डिकम्पोज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर मोलिक्यूल होते हैं। तो डियर 4 के हाफ कितने होते हैं, 2, तो भाई निकालो ना 2H2O, ये देखो निकाल दिया। अब लिसन टू मी, 4 हाइड्रोजन देखो यूज हो गए, हाउ मेनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन भी यूज हो गया। कितने ऑक्सीजन थे डियर, 3, अब कितना बचेगा, ओनली 1। और लिसन टू मी, कितने नाइट्रोजन बचे, 2, तो ये देखिए इसको हम लोग बोलेंगे N2O। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लाफिंग गैस कहते हैं। यही है लाफिंग गैस, यही है हास्य गैस। अब सुनिए,
ये जो लाफिंग गैस होती है ये पॉइजनस होती है। कई लोग सोचते हैं इसको सूंघने से हंसी आ जाएगी, चलो एक बार सूंघ के देखते हैं, है ना, उनकी गलत सोच है। क्या होता है कि जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चली जाती है तो हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, पहले जो है लोगों को किल करने के लिए, उनको मारने के लिए, है ना, इसी तरह की गैस का यूज़ किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा मस्टर्ड गैस, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, फॉस्जीन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। और इसी तरह से ये ऐसी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड जो आपको हंसाएगी और अंत में आपकी मृत्यु हो जाएगी। हंसते हंसते ही हम जो है निपट जाएंगे। ठीक है, यानी एंड। तो इसीलिए ये याद रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, इसको हिंदी में हम हास्य गैस कहते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। डीकलराइजेशन ऑफ फ्लावर्स बाय SO2 इज टेम्पररी वाइल क्लोरीन डीकलराइज परमानेंटली वाई। एक बार फिर से देखिए, डीकलराइजेशन ऑफ फ्लावर बाय SO2 इज टेम्पररी वाइल क्लोरीन डीकलराइज परमानेंटली वाई। हिंदी में सुने, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा फूलों का विरंजन अस्थायी होता है, किंतु क्लोरीन द्वारा विरंजन स्थायी होता है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस जिसमें मॉइस्चर हो, और मॉइस्चर मीन्स H2O, उसी में ये ब्लीचिंग एक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की एज वेल एज क्लोरीन की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं। देखिए, मान लो ये कोई सब्सटेंस है जिसमें मॉइस्चर है। ये देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कोई सब्सटेंस है जिसमें मॉइस्चर H2O है। हम इस Cl2 से जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है इस H2O कैसे लिख सकते हैं हम, H एंड HO ऐसे लिख दीजिए आप। अब यहाँ Cl कितने 2 हैं, इसको ऐसे लिख दो। तो पहले तो एक HOCl बन जाएगा, ये देखिए, और दूसरा जो है HCl बनेगा। तो यहाँ पर HOCl बना और साथ में यहाँ पर बना HCl। आपको पता होना चाहिए ये जो HOCl है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस अम्ल। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसीलिए ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ये देखिए कैसे, ये HOCl इजीली डिकम्पोज होकर HCl एंड साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। ये है नेसेंट ऑक्सीजन जिसे हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन। अब होता यह है कि कोई सब्सटेंस अगर कलर्ड सब्सटेंस है, ये देखिए यहाँ पर ये है कलर्ड सब्सटेंस, ये कलर्ड सब्सटेंस है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एरो के ऊपर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ये हमने ऐसे लिख दिया। तो होता ये है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीकरण प्रक्रम के तहत इस कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है। ये देखिए, ये कलरलेस कर दिया, ये सब्सटेंस जो है ये कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसके बाद ये जो कलरलेस सब्सटेंस है इसको आप लाइए, ये देखिए ये कलरलेस ये सब्सटेंस है, इसको आप एयर में थोड़ी देर के लिए रख दो तो मालूम क्या होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर मान लो इस क्लोरीन से
ब्लीचिंग एक्शन होगी यानी विरंजन क्रिया होगी तो वो परमानेंट होगी। मीन्स इस क्लोरीन द्वारा जो विरंजन क्रिया होगी वो क्या होगी, स्थायी होगी। यानी क्लोरीन की जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट है। देखो कैसे कि इस में जो ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, वो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है। उसके बाद जब हम इस कलरलेस सब्सटेंस को एयर के कांटेक्ट में यानी वायु के संपर्क में रखते हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। यानी एक बार कलर चला गया दोबारा उसका कलर नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्थायी विरंजन क्रिया यानी कि परमानेंट डीकलराइजेशन। ठीक डियर, चलिए यानी ब्लीचिंग एक्शन इसमें क्या होती है डियर, परमानेंट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम SO2 की बात करते हैं तो SO2 में ब्लीचिंग एक्शन जो होती है वो टेम्पररी होती है। देखो कैसे, फिर से वही कि जो सब्सटेंस होगा उसमें मॉइस्चर होगा, ये देखिए, और हम इसके सामने लाएंगे किसको, SO2 को। तो आपको पता है SO2 के लिए जब भी आप मॉइस्चर की बात करोगे तो 2H2O का यूज़ करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें इस H2O को कैसे लिख सकते हैं आप, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए H2O एंड H2O दो बार लिख लो, लिख लिया। अब आपको करना क्या है, देखो आपको H2SO4 बनाना है। देखो H2SO2 और ये दो ऑक्सीजन, ये देखो यहाँ से क्या होगा, H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसने यहाँ पर H2SO4 बना लिया, और ये जो 2H है इसको हम लोग बोलेंगे 2H, यानी कि ये है नेसेंट हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। अब होता ये है कि मान लो ये कोई कलर्ड सब्सटेंस है, सपोज मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए ये कलर्ड सब्सटेंस है, सपोज ये कलर्ड सब्सटेंस है। अब इसमें हमको ब्लीचिंग रिएक्शन करना है किसके अकॉर्डिंग, इस नेसेंट हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग यानी नवजात हाइड्रोजन के द्वारा। तो हम पहले लिखेंगे H ऐसे, एरो के ऊपर लिखेंगे हम रिडक्शन यानी कि अपचयन। क्या लिखेंगे, अपचयन यानी कि रिडक्शन हमने लिख दिया। और ये जो कलर्ड सब्सटेंस है इस नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से और रिडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने इसको, ये देखिए कलरलेस, इसका कलर क्या हो गया, चला गया। इसके बाद क्या होता है कि इस कलरलेस सब्सटेंस को मैं वापस से ला रहा हूँ, ये देखिए कलरलेस सब्सटेंस को मैं वापस से लाया और मैंने यहाँ पर एयर के प्रेजेंस में रख दिया, ये देखिए एयर के प्रेजेंस में रख दिया। तो मालूम क्या होगा, ये फिर से कलर्ड हो जाएगा, यानी फिर से क्या हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा, ये फिर से क्या हो गया, रंगीन हो गया यानी कलर्ड हो गया। तो इससे हमने सीखा क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड से जो ब्लीचिंग एक्शन होती है वो टेम्पररी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो विरंजन क्रिया होती है वो अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब थोड़ी देर के लिए कलर चला जाएगा फिर से कलर वापस आ जाएगा। लेकिन क्लोरीन से जो ब्लीचिंग एक्शन हमने देखी वो क्या थी डियर, परमानेंट थी। क्यों, देखो एक बार कलर्ड सब्सटेंस से कलरलेस हुआ और फिर वो एयर के कांटेक्ट में भी कलर उसको वापस नहीं आ रहा है, यानी एक बार कलर गया दोबारा नहीं आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन, यानी कि इसमें व्यंजन क्रिया जो होती है स्थायी होती है। तो एक सुंदर सा क्वेश्चन जो आपके सामने था, देखिए यहाँ पर डीकलराइजेशन ऑफ फ्लावर बाय SO2 इज टेम्पररी व्हाइल क्लोरीन डीकलराइज परमानेंटली वाई। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। बस याद रखिएगा SO2 ये नेसेंट हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और क्लोरीन नेसेंट ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यानी कि SO2 में रिडक्शन प्रोसेस होता है और क्लोरीन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यानी SO2 में अपचयन प्रक्रम होगा और क्लोरीन में ऑक्सीकरण प्रक्रम होगा, जिसकी वजह से इनमें ब्लीचिंग एक्शन यानी कि विरंजन क्रियाएं होती हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके सामने हम एक नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज द अवेलेबल क्लोरीन। इसको हिंदी में कहते हैं प्राप्य क्लोरीन, प्राप्य क्लोरीन, प्राप्य क्लोरीन। ये अवेलेबल क्लोरीन क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अवेलेबल क्लोरीन क्या होता है, ये CaOCl2
आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। लिख देता हूं मैं यहाँ पर विरंजक चूर्ण। ठीक है, जब इस ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन हम H2SO4 से करते हैं और वो भी डाइल्यूट के साथ, मगर याद रखने की ज़रूरत है कि हम इसे एक्सेस में लेते हैं, यानी कि अधिकता में लेते हैं इसको। तो मालूम क्या होता है, सुनिए कि ये Ca जो है इस SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और CSO4 बनाएगा। ये देखिए इसने CSO4 बना लिया। फिर ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ ये H2O बना लेगा। ये देखिए इसने क्या किया, H2O को बना लिया। अब बचा क्या है यहाँ पर, Cl2। तो ये Cl2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो Cl2 है इसी को हम लोग बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन यानी प्राप्य क्लोरीन। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो जो ब्लीचिंग पाउडर की जो प्राइस है यानी ब्लीचिंग पाउडर की जो कीमत होती है वो क्लोरीन के परसेंटेज पर डिपेंड करती है। अगर ब्लीचिंग पाउडर का गुड सैंपल है, अच्छा नमूना है उसका, तो उसके अंदर जो क्लोरीन का परसेंटेज है वो 35 से 38% तक होता है। फिर से सुनिए, वो ब्लीचिंग पाउडर जिसमें क्लोरीन का परसेंटेज 35 से 38% है तो उसको हम अच्छा ब्लीचिंग पाउडर मानते हैं और इसकी वैल्यू यानी इसका प्राइस हमको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए क्लोरीन के परसेंटेज पर ब्लीचिंग पाउडर की प्राइस डिपेंड करती है, ब्लीचिंग पाउडर का कीमत जो है निर्भर करती है इस क्लोरीन के प्रतिशत पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और लेकर हम चलते हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। ये जो 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं इनके जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो आखिर ऐसे क्यों होते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, H2O 104.5 डिग्री, H2S 92.1 डिग्री, H2SE 91 डिग्री, H2TE 90 डिग्री। तो आपने कभी गौर किया कि ये इस तरफ ये इधर से इधर जा रहे हैं हम तो इनका बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है ना, और इधर से इधर आएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो 90, 91, 92.1 एंड 104.5। तो बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि आपको पता है ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है ना, ये टॉप पर होता है और बाद में सल्फर, फिर Ase और Te यानी ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इनका बॉन्ड एंगल ऐसा क्यों होता है। तो डियर मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूं, सुनिए। सबसे पहले दिमाग में एक बात रखिए आप कि ये 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, O, S, Se, Te, Po। ये देखिए O, S, Se, Te, Po, इसमें PO जो है ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसको हटा दो। अब आपके सामने 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। तो आपको पता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनका एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार क्या होता है, इंक्रीज होता है। परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इनकी ऋण विद्युतता क्या होती है, घटती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यही वजह है क्या कि इनका बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखा, सिंपल लगा आपको, इजी लगा। एक बार फिर से सुनिए। देखिए, अगर हम 16 ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इनका एटॉमिक साइज, परमाणु आकार इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऋण विद्युतता डिक्रीज होती है। यही वजह है कि इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये मैंने बताया आपको। लेकिन इसका रीजन ये परफेक्ट नहीं है ना। इसके परफेक्ट रीजन को समझने के लिए हमको इसके डायग्राम को बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक इसका और इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको बहुत इजी लगेगा ये। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। ये देखिए मैंने ऑक्सीजन को ले लिया। इसके जो 2 लोन पेयर होते हैं उनको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये देखिए, ठीक है। और एक के साथ मैंने यहाँ पर ये देखिए मैंने हाइड्रोजन को लिंक कर दिया और यहाँ पर भी मैंने ये हाइड्रोजन को लिंक कर दिया।
ये देखिए मैंने इस तरह से। सिमिलरली मैं यहाँ पर अब लूँगा किसको, H2S को, तो मैंने ये सल्फर लिया डियर, ये देखिए इसके लिए भी 2 लोन पेयर मैंने इस तरह से बना दिए, और यहाँ पर ये देखिए एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिंक कर दिया और एक हाइड्रोजन मैंने ये यहाँ पर लिंक कर दिया, ये देखिए। अब आपको मुझे ये बताना है कि इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो है ये 104.5 डिग्री है और इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो है 92.1 डिग्री। ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या होता है? तो डियर जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऋण विद्युतता क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से क्या होता है? सर यहीं पर आंसर छिपा हुआ है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से क्या होता है, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो डियर याद रखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए O और H के बीच में ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए, ये इनको मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये तो ये क्या होते हैं, ये इस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इस केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु के करीब होते हैं, पास में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनके बीच में जो रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है, वो ज़्यादा होता है। क्या होता है, हम इसका और इसका कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कंपेरिजन में इसमें क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये मोर रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण क्या होगा डियर, इसमें ज़्यादा होगा। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युतता कम है, तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस सल्फर से थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसको दूर बना देते थोड़ा, हमने यहाँ बना दिया, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी दूरियां क्या होगी, बढ़ेंगी। तो इनके बीच में अब रिपल्शन क्या होगा, थोड़ा कम हो, इसके कंपेरिजन में रिपल्शन क्या होगा, कम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लेस रिपल्शन, यानी यहाँ पर प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा डियर, कम हो जाएगा। तो जब रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल जो है ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, 92.1 ही रहेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि ये लोन पर देखो ऑक्सीजन के काफ़ी पास में, और इधर लोन पर देखो सल्फर से थोड़ा दूर है, दूर बनाया मैंने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर AC लूँगा तो मैं और दूर बना दूंगा, अगर मैं T लूँगा तो मैं और दूर बना दूंगा। तो हो ये रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे हम इस 16 ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनका साइज तो बढ़ता है, साथ ही साथ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ऋण विद्युतता कम होने की वजह से ये जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के बीच के, वो इस सेंट्रल एटम, यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनसे वो दूर चले जाते हैं। दूर जाने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण घटता जाता है। जब प्रतिकर्षण रिपल्शन घटेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम ही बढ़ पाएगा ना भाई। तो ये इसका रीज़न था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात और भी है, कभी कभी आपको लगता होगा कि बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट ही होता है, तो मैं कहूँगा डियर नहीं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो है बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। तो डियर यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखिए बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स, ये देखिए हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट, ये देखिए 15 ग्रुप एलिमेंट। तो ये जो हमने पहले बात की थी ये 16 ग्रुप की थी, और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डियर 15 ग्रुप। तो 15 ग्रुप में भी अगर आप ध्यान से देखें सेम रीजन है, सेम आंसर है ना। इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर ये देखिए 15 ग्रुप एलिमेंट की हम बात करें तो आपको पता है न, प, अस, सब, बी, ये इस ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसके अंदर जो Bi है इसको आप रेडियोएक्टिव मान लीजिए, ये रेडियोएक्टिव होता है, इसको हटा दो, अब बचे कितने एलिमेंट, 4। ये देखिए, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनका एटॉमिक साइज, परमाणु आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ऋण विद्युतता क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है इनका, डिक्रीज होता है, ये देखिए डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब वही सेम रीजन
तो चलो डियर, इसमें भी है ना हम डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं, जिससे क्या होगा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम NH3 को लेते हैं। तो ये देखिए मैंने N ले लिया, इसके पास एक लोन पेयर होता है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से P के पास भी एक लोन पेयर होता है, ये देखिए मैंने इसका भी ड्रॉ कर दिया। अब मुझे 3 एज बनाना है, तो लिसन टू मी, दैट इज अ 1, दैट इज अ 2 एंड दैट इज अ 3। ये 3 एज मैंने बना दिए, तो ये हो जाएगा NH3। सिमिलरली मुझे PH3 को भी ड्रॉ करना है। तो देखिए एक एच मैंने ये बनाया, एक एच मैंने ये बनाया, और एक एच मैंने यहाँ पर इस तरह से मैंने एक एच यहाँ बना दिया, ये देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पर इनके बीच में एंगल की डिस्टेंस ज़्यादा है और इनके बीच में एंगल की डिस्टेंस कम है। तो बता दूं मैं आपको ऐसा क्यों होता है। देखिए वही बात कि मैंने आपसे कहा कि जब हम टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ऋण विद्युता क्या होती है, घटती है, जिसकी वजह से इनके जो शेड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, N और H के बीच में और P और H के बीच में, तो ये जो शेड पे इलेक्ट्रॉन है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो इसके तो पास में रहेंगे। ये देखिए मैं लोन पेयर बना देता हूँ, इसके तो पास में रहेंगे, ये देखिए इस तरह से। मगर इसके यहाँ पर क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, नाइट्रोजन की कंपैरिजन में डिक्रीज हो गई। तो जो शेड पे इलेक्ट्रॉन है वो इस फास्फोरस के से थोड़े दूर हो जाएंगे। देखो उसको दूर बनाया मैंने यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से बनाया, यहाँ पर भी देखिए दूर बनाया मैंने इस तरह से, बिल्कुल सेम जैसे पहले पढ़ा था ना वैसे ही। तो नेचुरल जब ये इस नाइट्रोजन को देखें आप, इसके करीब पर ये शेड पे इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर मोर रिपल्शन, ठीक है। इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो नेचुरल बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ देखें कि यहाँ पर P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऋण विद्युता है ना नाइट्रोजन से कम है, तो इस शेड पे इलेक्ट्रॉन क्या इस फास्फोरस से दूर चले जाएंगे। आपको पता है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, ऋण विद्युता कम होती जाएगी, ये शेड पे इलेक्ट्रॉन है ना इस सेंट्रल एटम से दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन क्या होता जाता है, घटता जाता है, ठीक है। जब रिपल्शन घटेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम। तो यहां पर हम लिख देते हैं लेस रिपल्शन, ये देखिए मैंने लिख दिया लेस रिपल्शन, ठीक है। तो लेस रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इसका 93.6, तो इसका 93.6 और इसका कितना है 107 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आई। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो मैं एक बार फिर से आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, बहुत ईजी है, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए किसी भी ग्रुप की बात करो, 16 की बात करो, 15 की बात करो, तो जब हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इनका एटॉमिक साइज है ना, ये देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एटॉमिक साइज क्या होता है इनका, इंक्रीज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होने से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन, ये जो रिपल्शन है, रिपल्शन भी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब जब रिपल्शन भी डिक्रीज हो गया तो जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है वो भी क्या हो जाएगा डियर, डिक्रीज हो जाएगा। देखा आपने, बस इसी तरह से आपको इसको करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।